नमस्कार साथियों, प्रोस्टेट की बात डॉक्टर राणा के साथ स्वागत है आपका आज के इस छोटे से सेशन में। मैं हूं डॉक्टर वाईपी सिंह राणा, डायरेक्टर यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट बीएलके मैक्स हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। Who all are at a greater risk of developing benign prostatic hyperplasia. तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, प्रोस्टेट एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि हर मेल में होता है एंड विद द एज प्रोस्टेट साइज इंक्रीज करता है। ओबेसिटी एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रोस्टेट डिजीज को बढ़ाती हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल एंड अदर रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स टू मेक द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड द सिम्टम्स को वर्सन होने में भी। प्रोस्टेट एक जेनेटिक डिजीज भी है, एज के साथ में भी प्रोस्टेट डिजीज बढ़ती है एंड लाइफस्टाइल डिजीज भी बहुत सारी कंट्रीब्यूट करती हैं आपके प्रोस्टेट के सिम्टम्स को बढ़ाने में। What are the various tests which can help diagnose benign prostatic hyperplasia? तो प्रोस्टेट में दो तरह की आमतौर पर समस्याएं होती हैं, बिनाइन एनलार्जमेंट जिसे गदूद का नॉर्मल साइज इंक्रीज हो जाना, दूसरा कैंसर बन जाना। जो बिनाइन एनलार्जमेंट है उस केस में हम यूरिन का टेस्ट करते हैं जिसमें यूरोफ्लोमेट्री, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। आपका एक यूरिन की जांच करवाई जाती है, मशीन पे यूरिन पास करने के लिए बताया जाता है। उससे हमें आइडिया लगता है कि किस गति से आपका यूरिन आ रहा है और कितना यूरिन ब्लैडर से खाली होने से बच जाता है। सिंपल ब्लड का टेस्ट होता है जिसको हम पीएसए टेस्ट कहते हैं, वो आपका कैंसर वाले प्रोस्टेट की जो होती है डिजीज उसमें बढ़ जाता है। एमआरआई प्रोस्टेट भी कभी करवाया जाता है अगर पीएसए इंक्रीज है उस सिचुएशन के अंदर। तो एमआरआई से अंदर की प्रोस्टेट की आर्किटेक्चर पता लग जाती है कि इसमें कहीं ट्यूमर की संभावना तो नहीं है या फिर प्रोस्टेट में कोई छोटे एब्सेस या इन्फेक्शन तो नहीं है। यंग पीपल्स में प्रोस्टेट की डिजीज होती है प्रोस्टेटाइटिस, जो कि इन्फेक्शन रिलेटेड है। मिडिल एज एंड एल्डरली में बीपीएच एंड प्रोस्टेट कैंसर, ये वाली बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। Is there any association of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer? तो यहां पर ये मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। एक्चुअली बीपीएच कभी डायरेक्टली प्रोस्टेट कैंसर नहीं करता, ये दो अलग बीमारियां हैं, लेकिन दोनों बीमारियों के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो सेम है। तो मोटे तौर पे कहा जाए कि जिसको बीपीएच के रिस्क फैक्टर है वही सेम रिस्क फैक्टर प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स में भी है। बीपीएच एंड प्रोस्टेट कैंसर कैन को एग्जिस्ट, ये दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं। कई बार हम बीपीएच की सर्जरी करते हैं जिसमें प्रोस्टेट को लेजर की विधि द्वारा हटाया जाता है या बाइपोलर सर्जरी करके हटाया जाता है, बाइपोलर टीआरपी कहते हैं। और जब प्रोस्टेट को निकालकर हम लैब में भेजते हैं तो उसके अंदर पता लगता है कि उसमें प्रोस्टेट कैंसर निकला। तो इस तरह की किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं होता है। आपको प्रोस्टेट को जो भी डायग्नोसिस बना है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट। समटाइम्स प्रोस्टेट के कैंसर्स को हम अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं तो रोबोटिक विधि द्वारा बहुत अच्छे से प्रोस्टेट को क्योर कर सकते हैं। What are the treatment options available for patients with benign prostatic hyperplasia? बीपीएच के लिए बहुत सिंपल सा चीजें होती हैं। पहला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि यूरिनरी जो सिम्टम्स हैं वो आपको फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, रात यूरिन के लिए जाना और यूरिन का फ्लो कम आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर छोटा प्रोस्टेट है उस स्थिति के अंदर और सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपको अपना फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। आपको टाइमली यूरिन पास करना है जिसमें टाइम डिवाइडिंग, कुछ लोगों की आदत होती है ना, सुबह यूरिन पास किया उसके बाद में ऑफिस का काम करके बाद में 5 बजे यूरिन होल्ड करके जब पास करना है, ये सब अच्छी आदत नहीं है। इससे आपके ब्लैडर के अंदर वीकनेस आ जाती है और वो फिर पूरा खाली नहीं हो पाता है। पहली चीज लाइफस्टाइल एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इसको हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कहते हैं। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, टी कॉफी कम रखना है, स्मोकिंग से दूर रहो, अल्कोहल नहीं लेना होगा। टी कॉफी को भी कम मात्रा में, नियमित, मतलब मॉर्निंग में एक लिया काफी है बस, उसका इतना नहीं कि ऑफिस में हर 2 घंटे में टी ले रहे हैं। ये सब चीजें आपके प्रोस्टेटिक सिम्टम्स को बढ़ाएंगी। जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से काम नहीं होता है तो मेडिसिन, आज की डेट में प्रोस्टेट की बहुत अच्छी एंड बहुत सारी मेडिसिन हैं। ये सब मेडिसिन रात में एक गोली लेने से ही आपके प्रोस्टेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। अधिकतर दवाइयां इतनी कारगर हैं या 2 या 3 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स इंप्रूव होने चालू हो जाते हैं। और यहां तक भी कुछ अगर पेशेंट्स में यूरिन का रिटेंशन हुआ और कैथेटर की भी लगाने की जरूरत पड़ी, मेडिसिन स्टार्ट करके हमने देखा है कि उनका जब कैथेटर निकालते हैं काफी पेशेंट्स अपना यूरिन अच्छे से पास करते हैं।
फिर फॉलोअप में जरूर हम उनका यूरोफ्लो करवा कर देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। अल्ट्रासाउंड एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जो प्रोस्टेट का साइज भी बता देता है, और इस तरह से हमें सारी अंदर की इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप मेडिसिन के साथ किस तरह से इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं। और अगर प्रोस्टेट की मेडिसिन से भी कोई फायदा नहीं है, तब फिर ट्रीटमेंट सर्जिकल ऑप्शंस आती हैं, जिसमें आज की डेट में सब सर्जरीज बहुत छोटी हैं, जिनको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको विदाउट एनेस्थीसिया कर सकते हैं, जिसमें यूरोलिफ्ट है, आईटिन करके प्रोसीजर्स हैं। ये सब प्रोसीजर्स आपकी प्रोस्टेट को रिलैक्स एंड ओपन करने में हेल्प करते हैं। अगर उससे भी नहीं आराम होता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट, जहां पर बाइपोलर टीआरपी और लेजर प्रोस्टेटेक्टमी। तो मोटे तौर पे हर किसी प्रोस्टेट सर्जरी जो बीपीएच की सर्जरी है, जैसे एक एप्पल के अंदर आपकी एक टनल बन गई जिससे प्रोस्टेट का रास्ता खुल गया और यूरिन अच्छे से पास हो रहा है। और जो प्रोस्टेट कैंसर में आपको रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के अलावा किसी और सर्जिकल ऑप्शन पे नहीं जाना होता है। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर कैंसर शुरुआती स्टेज में है, अच्छे से रोबोटिकली सर्जरी करके उसको प्रोस्टेट को हटा दिया जाता है। बस इतनी सी बात है। प्रोस्टेट बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है हर सिचुएशन में। प्लीज टेक केयर।